हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के 18th चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज पोल्यूशन। आज के इस सेशन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये पोल्यूशन क्या होता है और पोल्यूशन को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज पोल्यूशन। भाई डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि मैम अगर एग्जाम में आ जाता है कि डिफाइन पोल्यूशन को डिफाइन करो, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर पोल्यूशन की आपको एक बहुत ही प्रॉपर और बेसिक डेफिनेशन दी गई है। चलो इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है यहाँ पे? द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एयर भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, इज कॉल्ड पोल्यूशन। क्या बोला गया है यहाँ पर? देखो, जो आपकी समस्या है ना कि मैम अगर एग्जाम में आ जाता है कि पोल्यूशन को डिफाइन करो, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सी डेफिनेशन दी गई है पोल्यूशन की, कि पोल्यूशन क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ अनयूजुअली हाई concentrations of harmful और poisonous substances in the environment। मतलब क्या कि हमारे environment में पानी भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे environment में कुछ substances present हैं। क्या मतलब कि हमारे environment में कुछ substances present हैं, लेकिन उन substances की खास बात क्या है कि वो substances हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए कैसे हैं, बहुत हार्मफुल हैं। तो कुल मिलाकर के हम पोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, और वो सब्सटेंसेस भी कैसे हैं, हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। ये तो एक खास बात हुई सब्सटेंसेस की कि वो कैसे हैं, हार्मफुल हैं। दूसरी खास बात क्या है कि ये सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन कैसे प्रेजेंट हैं, तो अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशंस में, यानी कि हाई अमाउंट्स में प्रेजेंट है। बात समझ रहे हो आप, बात की गहराई समझ रहे हो आप कि हम पोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई हमारा जो एनवायरनमेंट है, जिसमें कि एयर भी आती है, आप बोल सकते हो कि पानी भी आता है, इस एनवायरनमेंट में कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। उन सब्सटेंसेस की 2 खास बातें हैं। पहली खास बात कि ये सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो कि हार्मफुल हैं, पॉइजनस हैं, टॉक्सिक हैं। दूसरी खास बात कि ये हमारे एनवायरनमेंट में, यानी कि एयर में और पानी में प्रेजेंट तो हैं, लेकिन कैसे प्रेजेंट हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशंस में। अनयूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशंस में वो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरनमेंट में। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कंटेमिनेट हो जाएगा ना, वो ख़राब हो जाएगा ना, उसकी जो क्वालिटी है, हमारे एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, डिटोरिएट हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब अगर एग्जाम में आ जाएगा पोल्यूशन को डिफाइन करना, तो आप लोग कर लोगे, दिक्कत नहीं होगी कि भाई सीधी सी बात है कि हमारे एनवायरनमेंट में, हाँ देखो, एनवायरनमेंट में ना ये दोनों वर्ड्स लिख देना, क्योंकि भाई इस पूरे चैप्टर में हमको एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ये तो पढ़ना है, तो हम बार बार क्या करेंगे, हर जगह एयर और वाटर को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। वरना पता है कभी कभी क्या होता है कि मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, और जब लिखने की बारी आती है तो बच्चे अपना दिमाग लगा देते हैं और कुछ वर्ड्स जो मैंने पढ़ाए हैं उन वर्ड्स को वो गायब कर लेते हैं, खा जाते हैं कि
कौन लिखे, जो की पॉइंट्स हैं वो लिख देते हैं, लेकिन उनके हिसाब से जो की पॉइंट्स हैं वो दरअसल की पॉइंट्स होते नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि आपको जब डेफिनेशन लिखने को आएगी, अगर आपको किसी को बताना है कि देखो पोल्यूशन ये होता है, तो आपको कुछ वर्ड्स को मेंशन करना होगा, ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में, ब्रैकेट में लिखना एयर, वाटर एक्सेट्रा, इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेज होते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं, और ये जो सब्सटेंसेज हैं वो अनयूजुअली हाई कॉन्सेंट्रेशंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है उसकी क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है, एनवायरनमेंट कंटेमिनेट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन बोलते हैं। खत्म, ठीक है ना। चलो, नाउ पोल्यूशन कंटेमिनेट्स द एयर and water with poisonous substances and makes them impure to such an extent that they become harmful to the human beings, other animals, plants as well as to the non-living things. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। पोल्यूशन जो है वो बेसिकली हमारी एयर को, हमारे पानी को, वाटर को कंटेमिनेट करता है। इसमें तो कोई शक की बात होनी नहीं चाहिए, कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि जो पोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, हमारी सराउंडिंग एयर को, हमारे पानी को कंटेमिनेट कर रहा है। कंटेमिनेट तो कर रहा है, लेकिन किस हद तक कंटेमिनेट कर रहा है, कि आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन कंटेमिनेट्स एयर एंड वाटर विथ, कैसे, तो भाई अरे पोल्यूशन, अगर मैंने बोला कि पोल्यूशन कंटेमिनेट कर रहा है हमारे सराउंडिंग एयर को और पानी को, तो कैसे, तो पोल्यूशन है क्या, पोल्यूशन मैंने अभी तो बताया कि हमारी, आप बोल सकते हो कि हमारे एनवायरनमेंट में टॉक्सिक, हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंस की प्रेजेंस को बोलते हैं। आ रही है बात समझ में कि पोल्यूशन क्या है। पोल्यूशन आप बोल सकते हो कि हमारे एनवायरनमेंट में हार्मफुल, टॉक्सिक, पॉइजनस सब्सटेंसेस की प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस भी कैसे हो रही है भाई, हाई कॉन्सेंट्रेशंस में हो रही है। तो अगर मैं बोलती हूँ कि पोल्यूशन पानी और हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसको कंटेमिनेट कर रहा है, तो कैसे कंटेमिनेट कर रहा है, तो हार्मफुल या पॉइजनस सब्सटेंसेस के थ्रू। किस हद तक, एंड मेक्स देम इम्प्योर। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ कंटेमिनेट होती है तो वो आप बोल सकते हो कि इम्प्योर हो जाती है कि नहीं। तो जब पोल्यूशन सराउंडिंग एयर को और पानी को कंटेमिनेट करेगा, कैसे, पॉइजनस सब्सटेंसेस से, तो वो आप बोल सकते हो कि बेसिकली क्या हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं, हवा भी और पानी भी। किस हद तक, टू सच एन एक्सटेंट दैट दे बिकम हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग्स, मतलब वो इतने आप बोल सकते हो कि खराब हो जाते हैं, ठीक है ना, इतने इम्प्योर हो जाते हैं पानी और हवा कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल हो जाता है। ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए, आप बोल सकते हो कि दूसरे एनिमल्स के लिए, दूसरे जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट नॉन लिविंग चीज़ों के लिए भी। अब हो सकता है कि आपको ये सुनने में मतलब अच्छा ना लगा हो, डाइजेस्ट करने में डाइजेस्ट ना हो, दिक्कत हो कि मैम चलो ये तो समझ में आ गया कि जो पोल्यूशन है, जो एयर पोल्यूशन है, जो आप बोल सकते हो कि वाटर पोल्यूशन है, ये हमारे लिए जो है ना हार्मफुल है, ये पता है हमको, है ना, ये हम अपनी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बाकी एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट नॉन लिविंग चीज़ों के लिए क्या पोल्यूशन प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम देता है पोल्यूशन? एग्जैक्टली यस, देता है, ऑफ कोर्स देता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई देखो इस प्लैनेट अर्थ पर क्या सिर्फ ह्यूमन बींग्स रहते हैं क्या, बस ह्यूमन बींग्स और उनके द्वारा फैलाया गया पोल्यूशन बस यही है क्या? नहीं, इस प्लैनेट अर्थ पर आप बोल सकते हो कि और भी इतनी सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन बींग्स के अलावा और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दूसरे जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इनको भी पोल्यूशन से फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो भी, उनकी भी, जैसे कि जो हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, है ना, ताजमहल, इस चैप्टर में हमको ताजमहल के ऊपर बात करनी है। तो ये जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, इनके जो पत्थर हैं, इनके जो मार्बल वगैरह जो हैं, वो भी क्या होते हैं, पोल्यूशन से परेशान है। पोल्यूशन उनके लिए भी क्या है, हार्मफुल है। स्टैचूज वगैरह जो हो गए उनके लिए भी आप बोल सकते हो कि पोल्यूशन कैसा है, हार्मफुल है। तो कुल मिलाकर के पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो दूसरे एनिमल्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, फिर वो चाहे नॉन लिविंग चीज़ें ही क्यों ना हो। तो सीधी सी बात है कि जो पोल्यूशन है वो हमारे एयर और वाटर को कंटेमिनेट करता है टॉक्सिक या हार्मफुल सब्सटेंसेस से की मदद से, और आप बोल सकते हो कि इसके कारण जो एयर और जो पानी है वो इम्प्योर हो जाते हैं, और वो इस हद तक इम्प्योर हो जाते हैं कि हमारे लिए और बाकी इन सब चीज़ों के लिए
वो पानी और वो हवा खराब हो जाती है, इम्प्योर हो जाती है, मतलब हमारे लिए वो बेसिकली हार्मफुल हो जाती है ना। ऐसे कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड एयर या वाटर को कंज्यूम करने पर हमारा ही नुकसान होगा और किसी का नहीं होगा। अनवांटेड, अच्छा तो ये हुआ क्या पूरा पोल्यूशन। अब एक और बेसिक डेफिनेशन आ रही है आपके पास, लेकिन वो डेफिनेशन पोल्यूशन की नहीं है, वो किसकी है, पोल्यूटेंट की है। जो हम बोल रहे हैं ना बार बार, हार्मफुल, टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो ये इनका क्या कोई स्पेसिफिक नाम है? हाँ बिल्कुल, इन हार्मफुल, पॉइजनस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स। An unwanted and harmful substance that contaminates the environment such as air and water is called a pollutant। ठीक है ना, ये भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि पोल्यूशन क्या है और इसके अलावा पोल्यूटेंट क्या है। तो आप बताओगे कि वो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आप बोल सकते हो कि अनवांटेड है, वो बेसिकली हम उसका डिजायर नहीं करते ना कि वाह अगर वो वाला सब्सटेंस होता तो कितना अच्छा होता हमारे एनवायरनमेंट में ना। वो जो एक सब्सटेंस है वो हमारे लिए आप बोल सकते हो कि अनवांटेड है, वो हमें पसंद, वो बेसिकली उसको हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट में हो, लेकिन फिर भी वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो जब हम अपने अगले सेशन में जाएंगे वहाँ पे हम एयर पोल्यूशन को डिटेल में समझेंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप बोल सकते हो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, और इससे नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान आप बोल सकते हो कि हमारे एनवायरनमेंट को हो रहा है और ह्यूमन बींग्स को खुद को हो रहा है। हम ही पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं और उसका नुकसान भी हम ही झेल रहे हैं। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अनवांटेड हो, अनचाहा हो, और आप बोल सकते हो कि एट द सेम टाइम हार्मफुल भी हो, और वो बेसिकली क्या कर रहा हो, हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि एयर को और वाटर को पोल्यूट कर रहा हो, कंटेमिनेट कर रहा हो, ऐसे अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है ना। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि अनवांटेड हो, अनचाहा हो, हार्मफुल हो और हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि एयर और वाटर को कंटेमिनेट कर रहा हो, ऐसे हार्मफुल अनवांटेड सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एक पोल्यूटेंट। ठीक है ना। चलो, In most simple words, a substance that causes pollution is called a pollutant। और आसान शब्दों में, एकदम लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो एक पोल्यूटेंट क्या है, वो सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन कॉज करता है। ऑब्वियस सी बात है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जो अनवांटेड हो, हार्मफुल हो, अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है तो हमारा एनवायरनमेंट कंटेमिनेट हो जाता है। एयर खराब हो गई और आप बोल सकते हो कि पानी खराब हो गया, कंटेमिनेट हो गया। तो अगर एयर कंटेमिनेट हो रही है, पानी कंटेमिनेट हो रहा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पोल्यूशन कॉज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है ना। द एयर एंड वाटर विच कंटेन पोल्यूटेंट्स एट levels harmful to humans, other animals and plants and non-living things are said to be polluted। हम कब बोलते हैं कि हवा या पानी जो है ना polluted है? तो जब हवा और पानी में क्या हो, पोल्यूटेंट्स हो। ठीक है, थोड़े बहुत पोल्यूटेंट्स तो आप बोल सकते हो कि फिर भी चल जाएंगे, है ना, लेकिन उन पोल्यूटेंट्स का आप बोल सकते हो कि जो लेवल है हवा और पानी में, वो कुछ इतना ज़्यादा है कि अब वो पानी और हवा क्या हो चुका है, हमारे लिए हार्मफुल बन चुके हैं, हमारे लिए, अदर एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। तो भाई आप सीधे से बोल सकते हो ना कि वो जो हवा और वो जो पानी है वो क्या है, पोल्यूटेड है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पानी और हवा में पोल्यूटेंट्स हैं और वो इस लेवल पर प्रेजेंट है कि उससे क्या हो रहा है, पानी और हवा की क्वालिटी खराब हो रही है, हमारे लिए वो चीज़ें हार्मफुल हो रही हैं, तो सीधी सी बात है वो हवा और वो पानी क्या हो जाएंगे, पोल्यूटेड कहलाएंगे। एयर एंड वाटर आर बोथ असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। ऑब्वियस सी बात है, ये सबको पता है कि हवा और पानी, एयर और वाटर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ में इनका क्या सिग्निफिकेंस है कि ना हम हवा के बिना रह सकते हैं, ना हम पानी के बिना रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज़ नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग। जो एयर है वो आप बोल सकते हो कि हमारी ब्रीदिंग के लिए, सांस लेने के लिए, है ना, आप बोल सकते हो कि एयर बहुत ही नेसेसरी है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी से बोल दूँ कि भाई आप 2 मिनट के लिए अपने सांस रोक करके बैठ जाओ, ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आपको अपने घर पे करके नहीं देखना है कि मैम ने बोला है कि 2 मिनट के लिए जो है ना अपनी सांस रोक करके बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा स्टंट परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टंट में आप खुद क्या करोगे, अपनी लाइफ को रिस्क में डालोगे। तो करना ही क्यों ऐसी फालतू एक्टिविटी। मैं बता तो रही हूँ आपको कि अगर कोई इंसान 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अपनी नाक को पकड़ करके बैठ जाता है
और वो सांस नहीं लेता है। बेसिकली नाक को पकड़ करके बैठने का मतलब क्या है कि सांस नहीं ले पा रहा है वो, तो बिना सांस लिए क्या होगा, सीधे उसकी डेथ होगी। तो आपको अब समझ में आया कि ये चीज़ कितनी जो है ना, आप बोल सकते हो कि रिस्की है। तो ये काम घर पे नहीं करना है, जो मैं बता रही हूँ बस उसको सुन लेना है, समझ लेना है और मान जाना है, करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हर एक काम करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ से हमको एयर का सिग्निफिकेंस समझ में आया कि भाई हमारे जो सराउंडिंग एयर है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम किसी और की बात तो कर ही नहीं रहे, अभी हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए एयर कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, इस एयर में क्या है, ऑक्सीजन है। इसी ऑक्सीजन को आप बोल सकते हो कि हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। बॉडी के अंदर लेकर के ऑक्सीजन कहाँ जाती है, तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी सेल्स हैं, हमारे बॉडी में जो डिफरेंट सेल्स हैं, उन सेल्स में ये ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन की जाने से होता क्या है, क्या बेवजह ही ऑक्सीजन सेल के अंदर चली गई है बॉडी सेल्स में? नहीं, बॉडी सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी सेल्स को इनफैक्ट रिक्वायरमेंट होती है इस ऑक्सीजन की। इसलिए ऑक्सीजन जो है ना, ब्लड में बैठ करके, जो ऑक्सीजन है वो आप बोल सकते हो कि ब्लड में बैठ करके डिफरेंट बॉडी सेल्स तक पहुंचती है। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बॉडी सेल्स के लेवल पर ग्लूकोज भी आता है। अरे भाई, हम खाना खाते हैं, उस खाने का डाइजेशन होता है, ग्लूकोज बनता है, और यही जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाता है, हमारे बॉडी सेल्स के लेवल पर जाता है। इसका मतलब क्या कि बॉडी सेल्स में ग्लूकोज भी आ चुका है, और जो हमने सांस ली है उस सांस से ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हो कि ब्लड के ऊपर बैठ करके कहाँ आ गई है, बॉडी सेल्स के लेवल तक आ गई। तो इसका मतलब क्या कि बॉडी सेल्स में ऑक्सीजन भी है और ग्लूकोज भी है। तो बॉडी सेल्स में होगा क्या, इन दोनों की ही मदद से, बॉडी सेल्स में इन दोनों की ही मदद से, दोनों मतलब कौन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की मदद से बॉडी सेल्स क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। और यही एनर्जी हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। भाई अगर मैं आज आपको खड़े रह करके पढ़ा रही हूँ तो जाहिर सी बात है जब मैं पढ़ाऊँगी आपको तो मेरी एनर्जी, मतलब मुझे एनर्जी चाहिए रहेगी। मुद्दा ये है कि ये एनर्जी कहाँ से आने वाली है, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में, देखो हमारे बॉडी में ना मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी में मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और यही सेल्स क्या करते हैं, हर रोज हर समय एनर्जी सिंथेसाइज करते रहते हैं। कैसे, तो वही वाला प्रोसीजर है कि बॉडी सेल्स पे आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज भी आ जाता है और ऑक्सीजन भी आती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज से एनर्जी, भाई कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खेलने जा रहे हैं और खेलते खेलते थक गए हैं, तो घर आकर के हमने क्या करा है, ग्लूकॉन डी पी लिया है। तो ग्लूकॉन डी मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। तो जब हम ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो एक इंस्टेंट एनर्जी हमको मिलती है कि नहीं मिलती है, क्यों, क्योंकि इसी ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जाती है। कौन बनाता है, तो हमारे सेल्स बनाते हैं, बॉडी के सेल्स, ठीक है ना। तो बॉडी सेल्स ने क्या काम किया, एनर्जी बना ली, और इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। खुद सोचो ना, अगर आपके पास एनर्जी नहीं तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे, क्या आप खेल कूद पाओगे, क्या आप कुछ भी कर पाओगे बिना एनर्जी के? जाहिर सी बात है नहीं कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के एनर्जी हमारे लिए, मतलब हमारे जो बॉडी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए एनर्जी को सिंथेसाइज करके हमको देते हैं, ठीक है ना। अब ये एनर्जी कहाँ से बन पाई, देखो खाना तो आपने खा लिया, ग्लूकोज आपने पहुंचा दिया बॉडी सेल्स के लेवल पर, लेकिन क्या हो अगर बॉडी सेल्स पर ग्लूकोज आ जाए लेकिन ऑक्सीजन ना आए, तो बिना ऑक्सीजन के क्या ग्लूकोज से एनर्जी बनाई जा सकती है? नहीं। तो इसका मतलब क्या कि अलोंग विद ग्लूकोज ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, है ना। और ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ब्रीदिंग करते रहते हैं। इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाते टाइम भी मैं क्या कर रही हूँ, मेरी जो ब्रीदिंग है वो ऑन है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रीदिंग है वो रुक गई है ना, ब्रीदिंग कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो कुल मिलाकर के हमारे लिए कुछ इस तरीके से जो एयर है वो इम्पॉर्टेंट है। चलो, ये तो एयर का सिग्निफिकेंस हुआ हमारी लाइफ में। क्या आपको प्लांट्स के लिए पता है कि क्या प्लांट्स के लिए भी एयर उतनी ही इम्पॉर्टेंट है? यस ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा होता है कि प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना पड़ता है। हम तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि हमने गेहूं ले लिया, हमने चावल ले लिया, है ना, और हमने जो है ना आप बोल सकते हो कि जो हर्बीवोर्स वगैरह हैं उनको खा लिया, मतलब कि जो मीट वगैरह होता है हमने वो खा लिया। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो तो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम अपने बॉडी के अंदर अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू प्लांट्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस तभी पॉसिबल होती है जब हमारे प्लांट्स क्या करें, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे सराउंडिंग एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लें। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड, आप बोल सकते हो कि मतलब जब हमारे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं
और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका मतलब क्या, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन दे देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई हमको हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं तो हमारे घर के आसपास जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारे प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे और बदले में हमको ऑक्सीजन देंगे। तो हमारे आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं, ठीक है ना। तो अब इन प्लांट्स के लिए भी, इन प्लांट्स को भी क्या चाहिए है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आने वाली है भाई, सराउंडिंग एयर से ही तो मिलेगी। इसका मतलब क्या कि ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स, बाकी जानवर, प्लांट्स के लिए भी एयर इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर फॉर मोर देन फ्यू डेज। हम पानी के बिना भी जो है ना कुछ दिन से ज़्यादा, मतलब कुछ थोड़े बहुत दिन तो चलो हो जाता है पानी के बिना भी एडजस्ट मैनेज, लेकिन उससे ज़्यादा पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। दो वी कैन लिव मच लॉन्गर विदाउट फूड, बिना खाने के हम रह सकते हैं कुछ दिन, लेकिन बिना पानी के नहीं रह सकते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर आप बोल सकते हो कि अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है, विच इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। भाई हमारे आसपास एयर ही एयर है ना। तो ये जो एयर है ये एग्जैक्टली है क्या, इट इज अ मिक्सचर ऑफ different gases. The two main gases present in the air are nitrogen and oxygen. हमारी सराउंडिंग एयर सुनने में अजीब लगता है ना, हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें ऑक्सीजन होगी और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी मेजरली, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी सराउंडिंग एयर में मेजरली दो गैसेज होती हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सराउंडिंग एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, होती है, लेकिन उसका जो कंसेंट्रेशन है वो काफ़ी कम होता है। देखो यहाँ पे एयर का कॉम्पोजिशन यहाँ पे आपको दिया गया है। हमारी सराउंडिंग एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। हमारी सराउंडिंग एयर में 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है एयर में, तो 20.9% है ना, कि हमारी पूरी सराउंडिंग एयर में 78% नाइट्रोजन है, 20.9, कभी कभी इसको हम 21 भी बोलते हैं, 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी एयर में प्रेजेंट होती है। कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.03%, मतलब कि काफ़ी कम है ना। हमारी ये जो सराउंडिंग एयर है, इस एयर में नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ऑक्सीजन कितनी है, 21% के आसपास, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितनी देखी, 0.03%, मतलब कि काफ़ी कम। इसका मतलब ये है कि हमारे नेचर ने हमारे ये जो सराउंडिंग एयर है इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा कॉम्पोजिशन हमको बना करके दिया है ना। ये जो नेचर है अपना, इस नेचर ने हमारी सराउंडिंग एयर के लिए एक बढ़िया सा कॉम्पोजिशन बना करके हमको दिया है। इस कॉम्पोजिशन में जो नाइट्रोजन है वो कितनी है, 78% है, ऑक्सीजन कितनी है, 21% के आसपास है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कितना होना चाहिए, सिर्फ 0.03% होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का, इसका मतलब ये कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो आप बोल सकते हो कि अमाउंट है, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो हमारी सराउंडिंग एयर में नेचुरली कम ही होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये जो कॉम्पोजिशन है ना, ये एक आइडियल कॉम्पोजिशन है हमारी एयर की, और अगर हम इस आइडियल कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखते हैं तो फिर हमारी जो एयर है ना वो पॉल्यूशन से फ्री हो जाएगी, पॉल्यूशन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो कॉम्पोजिशन है इसको हम मेंटेन नहीं रख पाते हैं। आप देख सकते हो कि नेचुरली हमारी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी कम होना चाहिए, सिर्फ 0.03% होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में हम इतना परसेंटेज या इतना कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का अपनी सराउंडिंग एयर में मेंटेन रख पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही कुछ ऐसी हैं कि इन एक्टिविटीज़ से बहुत पोल्यूशन आता है, बहुत पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है, और इस पोल्यूशन में आप बोल सकते हो कि मेजरली कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आप बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने प्रोड्यूस करी है, ये गैस जाएगी कहाँ? ये हमारे सराउंडिंग एयर में ही तो जाकर के मिक्स हो जाएगी, और एयर में जहाँ गई कार्बन डाइऑक्साइड
तो आप बोल सकते हो कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, हमारी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक प्रॉपर परसेंटेज होना चाहिए वो डिसबैलेंस हो जाता है, वो गड़बड़ हो जाता है। तो जाहिर सी बात है फिर पोल्यूशन तो फिर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या कि नाइट्रोजन मेक्स अप अबाउट 78% ऑफ द एयर, वेयर एज ऑक्सीजन मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ एयर बाय वॉल्यूम। Air also contains small amounts of carbon dioxide, argon and water vapors etc. वाटर वेपर की हम बात, देखो हमारी जो सराउंडिंग एयर है ना इसमें वाटर वेपर्स भी होती हैं, मतलब कि हमारी जो आसपास की हवा है उसमें अलग अलग गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन भी होती है ना। इसके अलावा वाटर वेपर्स भी होती हैं और इसी के कारण, वाटर वेपर्स के ही कारण जो हमारी जो सराउंडिंग एयर है ना वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, एकदम ड्राई नहीं होती है, ठीक है ना। तो वाटर वेपर के ऊपर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जब हम फॉग समझेंगे। ओके, नाउ द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर गिव्स अस प्योर एयर और क्लीन एयर विच इज गुड फॉर अस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे नेचर ने क्या करा हुआ है, हमारी सराउंडिंग एयर के लिए एक बढ़िया सा कॉम्पोजिशन रेडी करके हमको दिया है, और ये जो कॉम्पोजिशन है एयर का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर सब अपनी जगह पे है, तो ये कॉम्पोजिशन आप बोल सकते हो कि क्या है, एक आइडियल कॉम्पोजिशन है। और ऐसी जो, मतलब अगर सपोज एक ऐसी हवा है, एयर ऐसी है जहां पर उसका आइडियल कॉम्पोजिशन मेंटेन किया जा रहा है, इसका मतलब क्या कि वो जो एयर है वो हमारे लिए कैसी है, प्योर है, हमारे लिए बहुत अच्छी हवा है वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। इन एडिशन टू द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, द पोल्यूटेड एयर में ऑल्सो कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेज जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक एंड डस्ट एक्सेट्रा, जिसके बारे में हम अपने अगले सेशन में डिटेल में बात करेंगे कि भाई हमारी जो सराउंडिंग एयर है उसमें जो गैसेस होनी चाहिए, उन गैसेस के अलावा ये सारी गैसेस भी आ रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, तो ये बेसिकली कहाँ से आ रही हैं वो हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में। लेकिन अभी के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि हाँ, डेफिनेटली अलोंग विथ रिक्वायर्ड गैसेस हमारी सराउंडिंग एयर में फालतू की हार्मफुल गैसेस भी होती हैं। भाई सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसके लिए अच्छा होता है, किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। When air around us is polluted, we are forced to breathe in to remain alive, though it is harmful to us. Obvious सी बात है, अगर हमारे आसपास की एयर पोल्यूट भी हो जाती है तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम जो है ना सांस लेना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं, सांस तो हमको लेना ही पड़ेगा। और आप बोल सकते हो कि जो ब्रीदिंग हो रही है उसमें हमें जो अपनी सराउंडिंग एयर है उसी को क्या करना पड़ेगा, इनहेल करना पड़ेगा, भले वो पोल्यूटेड हो ना हो, ज़्यादा हो पोल्यूटेड, चाहे कुछ भी हो, जैसी भी हवा हो उसको हमें इनहेल करना ही होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हार्मफुल सब्सटेंसेस से रिच एयर को, अगर आप हार्मफुल सब्सटेंसेस से, अगर आप टॉक्सिक सब्सटेंसेस से रिच एयर को इनहेल करोगे तो जाहिर सी बात है ये सभी के सभी टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहाँ जाएंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे, लंग्स में जाएंगे, ट्रैकिया वगैरह में जाएंगे, और वहाँ पर जाकर के तरह तरह के जो है ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करेंगे। इनफैक्ट the respiratory problems among children are increased day by day due to increasing air pollution। और आप बोल सकते हो कि क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो अब छोटे छोटे बच्चों में जो है ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि जो बड़े लोग होते थे तो अपनी, आप बोल सकते हो कि खराब आदतों के कारण उनमें जो है ना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे, अस्थमा वगैरह हो गया, लेकिन अब तो छोटे छोटे बच्चों में भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। वाटर इज द मोस्ट कॉमन लिक्विड विच इज प्रेजेंट अराउंड अस। पानी आप बोल सकते हो कि बहुत ही कॉमन लिक्विड है, मोस्ट कॉमन लिक्विड है जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। फ्रेश वाटर, जिसको कि हम यूजेबल वाटर बोलते हैं, इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। जो फ्रेश वाटर है वो आप बोल सकते हो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, वो मीठा पानी तो नदियों में होता है, तालाबों में होता है, लेक्स वगैरह में होता है ना। समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। सम फ्रेश वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडरग्राउंड। जो देखो बारिश का जो पानी है ना वो बेसिकली आप बोल सकते हो कि जमीन के अंदर चला जाता है ना, उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, है ना। कुछ जगहों पर, सबसे पहले आप बोल सकते हो कि साउथ में वहाँ पर लोगों क्या पीने के पानी की कमी हो रही थी,
तो फ्रेश वाटर की कमी। तो फिर इसके बाद में लोगों ने सोचा कि ये जो बारिश का पानी है ये बेसिकली मीठा पानी तो होता है, पीने लायक होता है भाई। माना कि जो साउथ वाला जो एरिया है, इंडिया का जो साउथ वाला एरिया है, वो उसके आसपास बहुत समुद्र है, लेकिन वो समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है ना। तो उनके यहाँ पीने के पानी की कमी हो रही थी, स्कैरसिटी हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो बारिश का पानी है इसी को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। कहाँ जमा करेंगे? तो उन्होंने क्या करा, अपने अपने घरों की छतों में जो है, ऑब्वियस ही बात है, घर की छतों में आप बोल सकते हो कि एक ड्रेन पाइप लगा ही रहता है ना। तो उस ड्रेन पाइप को उन्होंने कहाँ डाल दिया, ज़मीन के अंदर एक टंकी बनाई और उस टंकी से, उस टैंक से कनेक्ट कर दिया क्या, ड्रेन पाइप, जो कि कहाँ से आ रहा था, छत से आ रहा था। तो हुआ क्या कि बारिश के मौसम में जो भी पानी गिरा, पानी कहाँ गिरा, छत पे गिरा। छत में जो भी पानी गिरा है वो पूरा का पूरा पानी जो है कलेक्ट होकर के ड्रेन पाइप से निकला, और ड्रेन पाइप से निकल करके जो अंडरग्राउंड हमने टैंक बनाया हुआ था, मतलब हमने नहीं, उन्होंने, तो जो टैंक बनाया हुआ था उसमें आकर के वो पूरा का पूरा कलेक्ट हो गया। तो इस हिसाब से हुआ क्या कि बारिश का जो पानी है वो वेस्ट नहीं हुआ। जो जितनी भी बारिश का पानी हुआ, जितनी भी बारिश हुई, जो भी पानी बारिश का पानी हुआ, वो पूरा का पूरा बारिश का पानी जो ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड टैंक था उसमें जाकर के स्टोर हो गया। और फिर इसके बाद में जब बारिश का मौसम गया तो अगले रेनी सीजन के आने तक जो अंडरग्राउंड टैंक में पानी, रेन वाटर स्टोर किया गया था, उसी रेन वाटर को यूज़ किया जाने लगा। तो इससे हुआ क्या कि जो पीने के पानी की जो कमी थी वो आप बोल सकते हो कि काफ़ी हद तक कम हो गई। मतलब पीने की पानी की जो कमी थी ना, वो आप बोल सकते हो कि कमी कम हो गई, यानी कि अब लोगों को पीने का पानी मिलने लग गया। तो ये सबसे पहले आप बोल सकते हो कि साउथ के जो लोग थे उन्होंने ये टेक्निक निकाली थी कि भाई बारिश का जो पानी है उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और कहने को तो ये तरीका बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो होना ही चाहिए, कि बारिश के पानी की एक भी बूंद, क्योंकि भाई बारिश ही इतनी मुश्किल से होती है, भगवान बना करके होती है, तो बारिश के पानी की एक भी बूंद वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि सम वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। ड्यू टू इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉर्न डिसीजेज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो, देखो हो सकता है कि आप जिस शहर में रहते हो, जिस कस्बे में रहते हो, वहाँ पर नदी का ही पानी आप तक पहुँचाया जाता हो, है ना, गंगा नदी का, नर्मदा नदी का। तो कुल मिलाकर के ऐसे बहुत सारे शहर होते हैं, बहुत सारे ऐसे कस्बे होते हैं जहाँ पर लोगों को जो उस शहर की जो नगर निगम है वो क्या करती है, नदी का पानी प्रोवाइड करवाती है। और लोग क्या करते हैं बड़े मज़े से कि हाँ, हमारे यहाँ जैसे कि कानपुर वगैरह में अगर देखा जाए तो वहाँ पे गंगा नदी का पानी आता है। लेकिन समस्या ये है कि वैसे तो जो गंगा नदी है वो तो हिमालय से निकल रही है, तो वहाँ से तो जो पानी है वो तो बहुत साफ निकलता है ना। लेकिन हरिद्वार वगैरह तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो बढ़िया डुबकी लगाते हैं, तो खूब पानी को जो है ना गंदा करते हैं। और जब तक वो गंगा नदी का पानी कहाँ आता है, कानपुर के लेवल तक आता है, तब तक वो पानी ऑलरेडी काफ़ी पल्यूट हो चुका रहता है। बाकी की जो फिर कसर है वो क्या करते हैं, लोग जो है ना निकाल देते हैं, वो और ज़्यादा नदी के जो पानी है उसको गंदा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के आप बोल सकते हो कि बहुत सारे ऐसे शहर होते हैं, कस्बे होते हैं, जहाँ पर गाँव आप बोल सकते हो कि जो नगर निगम है वो उनको नदी का पानी देती है यूज़ करने के लिए। अब कहने को तो नदी का पानी है, लेकिन वो नदी का पानी काफ़ी पॉल्यूटेड होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, ये इंडस्ट्रीज़ में जब काम चलता है तो कुछ वेस्ट निकलता है, और जो इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है उसको डिस्चार्ज करना जो है ना, आप बोल सकते हो कि मतलब जो इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करवाना या उसको ट्रीट करवाना काफ़ी पैसों में खर्च करने वाली बात होती है। तो अब क्यों जो है ना इंडस्ट्री वाले ये करने लगे मेहनत कि उनकी फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको वो क्या करेंगे, ट्रीट करवाएंगे, उसको पहले साफ़ करवाएंगे, इसके बाद में उसको डिस्चार्ज करवाएंगे कहाँ, नदी के पानी में। तो ये आप बोल सकते हो कि पैसे बचाने के चक्कर में क्या होता है कि जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है, वेस्ट वाटर है, जिसमें ऑब्वियसली बात है कुछ टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, वो सभी का सभी जो वेस्ट वाटर है वो पूरा का पूरा नदी के पानी में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है नदी का जो पानी है वो ख़राब हो जाता है। और ऐसे ही ख़राब पानी को हम क्या करते हैं, जो नगर निगम है, ऐसा नहीं कि नगर निगम अपने शहर के लोगों को पानी देने के लिए देने के पहले उस पानी को साफ़ नहीं करवाती भी है, लेकिन कुछ कुछ आप बोल सकते हो कि टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं पानी में जो कि इतने आसानी से फिल्टर आउट नहीं होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही नदी का पानी, इनफैक्ट आप बोल सकते हो कि गाँव में तो
चलो शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको तो फिर भी जो नगर निगम है वो पानी को थोड़ा बहुत साफ करवा करके, नदी के पानी को साफ करवा करके लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। लेकिन जो गाँव में लोग रहते हैं उनका क्या है भाई, उनके गांव में से तो नदी जा रही है, नदी बह रही है, तो वो क्या करेंगे, बिना उस एग्जैक्टली उनको पता भी नहीं होता ना, उनकी भी गलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, देखने में उनको लगता है कि अरे वाह पानी साफ ही तो है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली उस नदी के पानी को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो नदी का पानी गंदा होता है, पॉल्यूटेड होता है, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद में क्या होता है, ऐसे गंदे पानी को कोई यूज़ करेगा तो बीमारी तो होगी। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग वाटर पोल्यूशन, वाटर बॉर्न डिसीज, यानी कि पानी से फैलने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, वो दिन पर दिन क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी है किसकी, पॉल्यूशन की और पॉल्यूटेंट्स की। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स इनके बारे में बताया है। अगले सेशन में हम एकदम प्रॉपरली स्पेसिफिकली बात करेंगे एयर पोल्यूशन के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे विजिट करोगे, गूगल पे जाकर के टाइप करना magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जब आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो आपके सामने आएगा ये वाला पेज, जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल, ठीक है ना। इस पेज में ही आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा, ये वाला। जैसे ही आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम की ऑप्शन पे आपको जाना है। जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग क्लासेस आपको दिखाई देने लग जाएंगी। हम क्लास 8 में हैं तो हमें क्लास 8 से ही मतलब होगा, तो हम क्या करेंगे, क्लास 8 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लास 8 के यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है। देखो ऐसा है कि मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप कैसे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके क्लास 8 साइंस के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्लास 8 साइंस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पर लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस बुक बाय विभूति खरे। क्लास 8 के हमने 17 चैप्टर्स कर लिए हैं, एक लास्ट चैप्टर अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये रियलाइज हुआ है कि भाई हमको क्या करना है, आज से ही क्लास 8 की साइंस पढ़ना शुरू करनी। तो सबसे पहले आपके सामने क्या आएगा, सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो आएगा, जहां पर हमने ये देखा है कि इस पूरे क्लास 8 में के साइंस में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, सिलेबस में कौन कौन से बेसिकली चैप्टर्स हैं, आपको यहाँ पे इस वीडियो में ये पता चल जाएगा। तो वीडियो को देखने के बाद में आपको लगा कि नहीं हमको आज से ही क्या करना है, जो फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो पढ़ना है। तो आप कैसे देखोगे, इस वीडियो के नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन नजर आएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना और नए वीडियोस देखते जाना। फायदा क्या होता है ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने का, कि यहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप वीडियोस को देखते हो ना, तो यहाँ पर आपको कोई अनोइंग एड्स भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल भी लॉन्च हो चुका है। तो आपके वो वाले छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या वो वाले फ्रेंड्स जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, उनको आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल रिकमेंड कर सकते हो। और मैं तो कहती हूँ कर ही देना चाहिए, देरी किस बात की है। कैसे पहुँचोगे हिंदी मीडियम चैनल पर, तो कुछ नहीं, यूट्यूब पर आपको टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैग्नेट ब्रेन्स में आपको इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, हर चीज़, हर मीडियम में जो ना पढ़ाई करवाई जा रही है। तो फिर देरी किस बात की है भाई, डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी वाली, यही वाली magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।